दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापारे हाजिर हूँ समाचार यात्रा पर अपने सीरीज़ का एक और संस्करण लेकर। सीरीज़ का नाम है सज्जाद के सितारे। आज सज्जाद के सितारे में हम आपको एक ऐसे सितारे से मिलाने वाले हैं जिस सितारे के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये है कि वो एक छोटी सी अल्लड़ सी लड़की जो अपनी बस्ती के अंदर खेला कूदा करती थी। खेलते कूदते किस वक्त कब वक्त बदल गया और वो एक छोटी सी अल्लड़ सी लड़की आज एक बड़ी कार्यकर्ता बनकर उभरी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने समाज में प्रतिष्ठा हासिल की, अपने घर के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए संघर्ष करते करते आज वो पूरे संघर्ष को, पूरे समाज के संघर्ष को लेकर के चल रही है। आज हम आपसे मिलवाने वाले इस सितारे को सज्जाद के सितारे में आज के सितारा है जमीला बहन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आभारी हूँ और शुक्र अदा करती हूँ आप लोगों का कि आपने समझा मुझे कि इस स्टेज पे आके बात करनी चाहिए। इसके लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं समाचार यात्रा के जो चैनल है उसको शुक्र अदा करती हूँ। हम जानना चाहेंगे कि जमीला नाम की छोटी सी लड़की से जो अर्ली आपकी लाइफ रही है वहाँ पर आपने शुरुआत की और आपकी बहुत अर्ली लाइफ कैसी रही है? आपकी शुरुआती दौर की स्कूलिंग कहाँ हुई, आप कहाँ रहा करते थे, ये संक्षेप में हमारे दोस्तों को बताइए ताकि हमारे दोस्त भी जान सके कि आपके बचपन कैसा रहा। जी, मेरा नाम जमीला बेगम है। मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ और आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा सा ज़िला है चित्तूर ज़िला। उस छोटे से ज़िले के अंदर एक छोटा सा विलेज, जैसे गाँव भी कहा जाए, मंडल कहा जाए, पीलेर है, वहाँ से मैं हूँ। मैं वहीं पे पढ़ाई करी हूँ 11वीं तक। उसके बाद मेरी शादी मुंबई में कर दी गई है। मैं जब मुंबई आई तब मैं 18 साल की थी। जब मुंबई में आने के बाद जो हम आंध्र प्रदेश की जो भाषा होती है हिंदी, वो बहुत अलग होती है। वहाँ पे तेलुगु की भाषा चलती है। जब अचानक एक साथ में जब मुंबई आने के बाद ये सबसे पहले मुझे भाषा से संघर्ष करना पड़ा कि भाषा मैं कैसे समझूं। यहाँ की हिंदी और यहाँ की मराठी तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती थी। तो पहला संघर्ष मेरा यहाँ से शुरू हुआ कि भाषा सीखे और भाषा के साथ में किस तरीके से लोगों के साथ में बात करें और लोगों के साथ में मिले जुले, या परिवार वाले हो या पति हो या फिर समाज के लोग हो। तो यहाँ मेरा सबसे पहला संघर्ष शुरू हुआ। मतलब हालात इतने ख़राब थे कि गरीबी भी थी गांव में और गांव के लोगों की भी गरीबी थी। पढ़ाई मिलना ही बहुत बड़ी नसीब वाली बात होती थी और ख़ास बोलकर लड़कियों को, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के रहने वाले लड़कियों को पढ़ाई मिलना, ये तो बहुत बड़ा संघर्ष है। और परिवार के विचारधारा पे डिपेंड होता था कि उनको उस बच्ची को पढ़ाए या ना पढ़ाए। तो ऐसे मेरे गांव में बहुत छोटी स्कूल रहती थी और वो घर से थोड़ा दूर रहती थी। दूर भेजने के लिए भी माँ बाप सोचते थे कि दूर कैसे भेजेंगे लड़की को। फिर भी मेरे अब्बू जो थे वो समाज के अंदर समाज कार्य में लगातार रहते थे, तो उनकी सोच थोड़ी अच्छी थी और वो कहते थे कि नहीं, लड़कियां भी पढ़नी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे स्कूल में ज्वाइन किया। मैं स्कूल जाने लगी। उसके बाद 5वीं तक एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाई किया। कोई सुविधा नहीं, पानी नहीं रहता था वहाँ पे, बाथरूम नहीं, कोई सुविधा नहीं था। सिर्फ 4 दीवार रहते थे और दीवार के अंदर भी कोई पंखा नहीं, कोई टेबल नहीं बैठने के लिए, कुछ नहीं, सिर्फ नीचे बैठना और पढ़ाई करना। और वो भी पत्थर के घर थे, पत्थर का स्कूल बना हुआ था, उसके अंदर गर्मी बहुत होती थी, फिर भी हमें पढ़ाई वहीं पे करना पड़ता था। 5वीं के बाद जब हम 6वीं से हाई स्कूल जाने की तैयार किए, हमारे गांव में एक बहुत दूर पे एक हाई स्कूल है, वहाँ पे मैंने 6वीं से लेकर 10वीं किया। 10वीं होने के बाद फिर मैंने कॉलेज भी एक ही साल किया। मेरे गाँव में एक जूनियर कॉलेज है, सरकारी कॉलेज। मेरी सारी पढ़ाई सरकारी कॉलेज में हुई है क्योंकि हम परिवार इतने बड़े थे, कंबाइंड परिवार था। हमारे अब्बू ये लोग 5 भाई और बुरा दादी दादा नानी नाना सभी रिश्तेदार, इतने बड़ा परिवार के अंदर हम जैसे बच्चियों को पढ़ाना भी उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष था क्योंकि वो दौर इतना ख़राब था। गरीबी से लोग जूझ रहे थे, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कमाई का कोई ज़्यादा ज़रिया नहीं था, नौकरियां भी कम थी, पढ़ाई सबसे ज़्यादा कम थी। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोगों को नौकरियां भी नहीं मिलती थी। वहाँ पे मजदूरी करना और खेती करना, हम शेतकरी हैं, हम खेती करके हमारा परिवार को पालते थे, उसमें से हमको पढ़ाया जाता था। मेरी बहन को तो बहुत कम पढ़ाई मिली और मेरी भाई को भी 10वीं तक पढ़ाई मिली, मेरे को भी 11वीं तक पढ़ाया गया है।
तो फिर मेरे को 11वीं तक पढ़ाई, ये सबसे बड़ा शुक्र है माँ बाप का और मेरे गांव के जो व्यवस्था, जिन्होंने मेरी पढ़ाई जैसी जैसी बढ़ते गए वैसे वैसे स्कूल भी बढ़ते गए और उसके बाद कॉलेज भी होने लगी। तो ये खुशी की बात है कि जब तक मेरी एज आई पढ़ाई करने के लिए तब मैं 11वीं तक पढ़ाई कर पाई, और मेरी शादी अगर नहीं होती तो शायद मैं डिग्री तक भी पढ़ाई कर सकती थी। ये मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने गांव के सारा सरकारी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और माँ बाप का, कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज सिर्फ गांव की नहीं, सिर्फ मुंबई की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, देश की बात, संविधान की बात करने लायक बनी हूँ। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो जमीला बहन, ये रहा आपका शुरुआती दौर का सफ़र। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि पहली बार आपका सामाजिक क्षेत्र में जो संघर्ष शुरू हुआ वो कहाँ हुआ और कैसे हुआ? मैं आपके बारे में जो जानता हूँ और जैसा हमने आपको देखा है कि घर बचाओ आंदोलन से आपका जुड़ाव पहले शुरू में हुआ, तो वो कैसे हुआ वो ज़रा बताइए। जी, सबसे पहली बात ये है कि जब शादी के बाद हम मुंबई आए, हमारा घर बहुत छोटा था। उस घर में हमारा पूरा परिवार रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सी एक ही घर में 10 बाय 10 के घर में मैंने पहली बार ऐसा देखा मुंबई आने के बाद कि इतने छोटे घरों में लोग रहते हैं और इतनी दिक्कत वाली ज़िंदगी जीते हैं, और आराम करने की जगह नहीं है, बाथरूम नहीं है, कम्युनिटी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहीं बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, औरतों को आराम से बैठने की जगह नहीं है, कहीं पे एक झाड़ नहीं दिखता है, कहीं पे मैदान में बैठने की जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिल को खलती थी और बहुत छोटा सा घर देखकर ऐसा दिल करता था कि ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ और कैसे जगह पर मुझे भेज दिया गया है, जहाँ पे मेरा कुछ है ही नहीं वजूद कि मैं खुशी से 2 लफ्ज़ कह सकूं, वो भी मैं अपनी दिल की भाषा, अपनी जो ज़बानी भाषा है उसमें। यहाँ पे बात करने को भी सोचना पड़ता था और किसी से संवाद करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि उनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी, मेरी भाषा उनको समझ में नहीं आती थी। वहाँ से उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने दूसरा घर लेकर अलग से रहने का सोचा, क्योंकि बहुत छोटा घर होने की वजह से दिक्कतें बढ़ रही थी। और मैं लगातार पढ़ाई पे मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैं शादी के बाद भी मैंने कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन किया, फिर अलग अलग जगह पे मुंबई में कॉलेज ढूंढना शुरू किया कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ा सकूं। तो इसमें मेरे बहुत सारे किताबें मेरे पास रहती हैं, तो मैं लगातार किताबें पढ़ती रहती हूँ। मुझे समय की ज़रूरत थी, अकेले रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे कुछ तो भी समझना और जानना और लोगों को उसको देने की इंटरेस्ट पहले से ही था। तो इसी संघर्ष में हम लोगों ने साठिया नगर में आकर हमने वहाँ पे रहना शुरू किया। वहाँ पे हमने एक घर ख़रीदा, वहाँ पे रहना जब शुरू किया, बस ख़रीदा, बांधा और रहना ही शुरू किया था, तुरंत 6 महीने के अंदर वहाँ पे डेमोलेशन हो गया। जैसे ही हमारा घर टूटा, ऐसे लग रहा था कि सब कुछ छीन गया, क्योंकि बहुत कुछ हमारी कमाई हमने डालकर अपना घर बनाए हुए थे। जब अचानक जब घर टूट जाता है तो हमने कभी बचपन में देखा ही नहीं था किसी का घर टूटते हुए, और पहली बार हमने अपने आंखों के सामने अपने घर, ना हमें सामान निकालने दिया, ना हमें कुछ करने दिया और ना ही हमें वहाँ खड़ा रहने दिया। पुलिस से लेकर बीएमसी से लेकर सभी लोगों ने हमें एकदम जानवरों के जैसा हकेलना और हमारे घरों को तोड़ देना और फिर हमें रोड पे भी खड़ा होने नहीं देना। ये सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बुरा और दुखदाई, और मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ वो दिन। और मैं चाहती हूँ कि देश के कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी गरीब, कोई भी व्यक्ति को कभी भी बेघर होने की ज़रूरत ना पड़े। मेधाताई के आंदोलन के साथ, घर बचाओ आंदोलन के साथ लगभग हमने भी काम किया, आपने भी काम किया है, तो उस वक्त आप मेधाताई के साथ कैसे जुड़ी? उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है मेधाताई के साथ, ये थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। सबसे पहली बात, जब घर टूट गए, पुलिस पूरी चली गई, दोबारा हम लोग रात में लाके सामान अपने अपने जगह पर रखा और हम ये देख रहे थे, हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा घर कहाँ पे था। पहले तो घर थे, बाद में बुलडोज़र से इतना साफ़ कर दिया गया कि पूरी ज़मीन हो गई। पहले तो वो खाड़ी थी, खाड़ी से लोगों ने मट्टी डाल डाल के ज़मीन बनाया, ज़मीन बनाने के बाद घर बनाए। उसके बाद सरकार को नज़र में आई, उस ज़मीन के ऊपर हम अपना घर ढूंढते हुए, हम आपस में समझते हुए कि इतने जगह में आप रहो, इतने जगह में आप रहो, हम कैसे भी ज़िंदगी निकालनी है। ऐसे हम लोग वहाँ पर रह रहे थे। इतने में
बस्ती के कुछ कार्यकर्ता हैं, संतोष थोरात हैं, सुशीला पटेल हैं, ये सब पहले से वो वहाँ पे कार्य कर रहे थे। हम तो उस बस्ती में नए नए गए हुए थे, तो हमारी पहचान उनसे हुई। उसके बाद उनके थ्रू हम लोगों ने मिलकर एक युवा संस्था जो है आज जो काम करती है, उसमें कौशल्या साड़वे और मोहन चौहान और राजू भिसे और ऐसे कुछ कार्यकर्ता थे जो बस्ती में आकर लोगों को ये बताते थे कि ये गलत हुआ है, आप लोगों को एक होना चाहिए और सरकार के सामने जाके बोलनी चाहिए कि आपको इस देश में रहने का अधिकार है। देश के हर ज़िले में, हर शहर में आप लोग रह सकते हैं, आपको संवैधानिक अधिकार है, आप जानी चाहिए। तो वो हमें मोटिवेट करते थे। उसके बाद हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये तय किया कि हमें सुना था मेधाताई के बारे में, हमने कभी किताबों में 10वीं के, हमारे आंध्र प्रदेश के 10वीं की जो किताबें हैं उसमें मेधाताई और नर्मदा बचाओ के आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो जब पहली बार हमें लगा कि हम मेधाताई को मिलने जा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा। फिर हमारे बस्ती के कुछ कार्यकर्ता थे, दीपक साळवे, संतोष थोरात, वो लोग ताई इधर थाना में आए हुए थे किसी मीटिंग में, तो वहाँ पे जाके मुलाकात किए। उसके बाद ताई को हमने बस्ती में लेकर आए। बस्ती में लेकर आके ताई से निवेदन किया कि आप आनी चाहिए, आप इतना बड़ा आंदोलन चलाए हैं, इतना आपका अनुभव है, तो आपको इस बार जो मुंबई में सिर्फ मेरी बस्ती नहीं टूटी थी, मेरा घर नहीं टूटा था, मुंबई में करीबन 75 से लेकर 90 हज़ार तक के घरों को उस टाइम पे विलासराव देशमुख की जो सरकार थी उन्होंने संघाई के नाम पर मुंबई को सिंगापुर बना के उनको दिखाना था। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने गरीबों के आशियानों को उजाड़ कर वो बहुत बड़ा सपना वो पूरा करना चाहते थे। उसी सपने को पूरा करने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हमारा छोटा सा आशियाना बचाने के लिए हमारा संघर्ष अलग से मेधाताई के साथ में वहाँ पे शुरू हुआ। सबसे पहले मेधाताई अन्ना भाऊ साठे नगर, जहाँ पे मैं रहती हूँ, उस बस्ती में आए हैं। वहाँ पे एक दलित महिला का घर बनाकर, विधवा दलित महिला का घर बनाकर हम लोगों ने वहाँ पे नारा दिया कि घर बचाओ और घर बनाओ। वहाँ से जो शुरू हुआ घर बचाओ घर बनाओ, वहाँ से अब आज तक वो पहला दिन था और आज तक घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन सिर्फ मुंबई के 90 हज़ार घरों को ही नहीं बचाया और देश के अलग अलग मुद्दों के साथ में जुड़कर सरकार के साथ में संवाद में है। और माहौल जैसे मुद्दे को भी घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन ने एक रास्ता दिखाया और उनको घर मिलने के लिए संघर्ष किया है। और उसी के साथ साथ पूरे देश के अंदर जितने भी पूरे मुंबई की जो ज़मीन है वो गरीबों के अधिकार की है, क्योंकि मुंबई गरीबों के मेहनत से बना हुआ है। किसी पूंजीपति ने मुंबई को नहीं बनाए हैं, पूंजीपति ने सिर्फ पैसे लगाए हैं, लेकिन मेहनत गरीब लोगों ने लगाई है। उनके लिए जो टुकड़े वाली ज़मीन है वो 10 बाय 10 की, जो उनका अधिकार का है, उनको रहने के लिए, उसके अधिकार के लिए, उनको रहने के लिए संविधान कहता है कि देश के हर कोने में आप रहना चाहिए, रह सकते हैं। तो उसी को लेकर हम लोगों का जो संघर्ष बिल्डरों के ख़िलाफ़ भी चला है कि जो ज़मीन गरीबों की है वो बिल्डर की जागीर नहीं होनी चाहिए, जो ज़मीन गरीबों की है उनका अधिकार भी मिले, बिल्डर भी अपने तरीके से काम करे, किसी की ज़मीन छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे विषयों को लेकर हमने बहुत सारा संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे बस्तियों को बसाए हैं, बहुत सारे लोगों के अधिकार को दिलाए हैं। सिर्फ घर का ही अधिकार नहीं, वक्त आने पर अलग अलग संघर्षों के साथ में हम लोग जुड़ते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ हो गए हैं, औरतों के अधिकार हो गए हैं, या फिर शिक्षा का अधिकार, आरोग्य का अधिकार, सभी के ऊपर हमारा काम चल रहा है। जानना चाहते हैं कि इस वक्त आज इतने साल बाद, तकरीबन 17-18 साल इस बात को गुजर चुके हैं, आपने अपने हक की ज़मीन पर आज अपना घर बसा भी लिया है। आज आपने आपके आंदोलन के माध्यम से कई लोगों के घर फिर से बसाए हैं, कईयों की ज़िंदगी या फिर पटरी पर आ गई है। अब आप कौन कौन सी संस्थाओं के साथ काम कर रही हैं और ये संस्थाएं किस उद्देश्य के लिए काम करती है, ये हमारे दोस्तों को आप बताएं। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की तो मैं फाउंडर मेंबर हूँ ही, और साथ ही साथ NAPM नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट है, उसकी मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ महाराष्ट्र की ओर से। और दूसरी बात, हमारे साथ में अपनालय हो या फिर JVS जैसी संस्थाएं हो या फिर अलग अलग, मैं इतने एक तो नहीं कह सकती हूँ, अन्ना भाऊ साठे मानव विकास सेवा संघ बोलकर एक NGO है वो हो, टाटा इंस्टीट्यूट्स के साथ में भी हम लोग जुड़कर काम कर रहे हैं। और हम ये 2-4 एग्जाम्पल बता देते हैं
घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के अंदर सिर्फ घर हाउसिंग को लेकर ही काम नहीं चलता है, रोज़गार पैदा करने का काम, सिलाई सेंटर हो गया, उसके बाद लोगों की जो शिक्षा के ऊपर काम होता है वो हो गया, पानी के अधिकार का काम होता है, उसके बाद बस्ती की साफ़ सफाई, नगर सेवकों के साथ में मिलना, एमएलएस के साथ में मिलना, वार्ड ऑफिसर के साथ में मिलना, ऐसी अलग अलग कमेटियों को बनाकर हम लोग काम शुरू किए हैं, वो हो गया। जेवीएस की बात कहूँ तो जेवीएस स्पेशली वो महिलाओं के लिए सिलाई क्लास का काम करता है, काफ़ी सालों से वो उनका काम चल रहा है, प्लस आरोग्य के ऊपर उनका बड़ा काम रहा है, वो मैंने देखा हुआ है, वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। और महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं और जिनको कुछ बाहर जाके काम नहीं करना है, बच्चे भी संभालनी हैं, सब कुछ भी करना है, तो ऐसे जगह पर जेवीएस बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उनकी वजह से औरतों को और महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है। खास बोलकर चिकुवाड़ी जैसे, मानपुर जैसे इलाकों में जो महिलाएं रहती है, जो कम पढ़ी लिखी है, उनके लिए यहाँ पे कोई कॉलेज का भी व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई स्कूल की व्यवस्था है ढंग से पढ़ाई करने के लिए। ऐसे जगह पे अधूरे में जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए काम सिखाना, ब्यूटिशियन का काम सिखाना, शिक्षा के ऊपर काम करना। कोरोना जैसे काम में, कोरोना जैसे संकट में भी जेवीएस ने बहुत सारे लोगों को मदद किया है, और उसी के साथ साथ अपना लिए भी बहुत बड़े पैमाने पे राशन वाटप करना महिलाओं को, और दूध पिलाते बच्चों के लिए, और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इन सभी के लिए बहुत बड़ा काम रहा है। और इसी के साथ साथ पूरे कोरोना के अंदर पिछले कई महीनों से, 13-14 महीनों से जो हमारा संघर्ष रहा है घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन को लेकर, NAPM से लेकर, तो इतना बड़ा काम पिछले 1 साल में हम लोगों ने, जो कोरोना का समय था, लॉकडाउन खुलने से पहले, उस टाइम पे हमने करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा राशन किट हम लोगों ने लोगों को बांटा, और कम से कम 20 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने मील्स लोगों को पहुंचाया। और ऐसा कहने जाएंगे तो मोबाइल से लेकर, महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन से लेकर, कोलगेट से लेकर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मसाले से लेकर, या उनको प्रेगनेंसी में जो ज़रूरत पे न्यूट्रिशियन का खाना हो, मेडिसिन हो, हमने टेलीमेडिसिन का काम किया टाटा टिस के साथ में मिलकर। करीबन 4 महीने हम लोगों ने टेलीमेडिसिन शुरू रखा था। लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जो हॉस्पिटल जा नहीं सकता है, पैसा नहीं था उसके पास, उन लोगों के लिए फ्री में दवाई, फ्री में राशन, फ्री में सैनिटरी नैपकिन, फ्री में बच्चों लोगों के लिए मोबाइल सब अरेंज करवा के देना, उनका शिक्षा, लैपटॉप की ज़रूरत पड़े तो बच्चों को अरेंज करवा के देना, फ़ीस की ज़रूरत पड़े तो अरेंज करवा के देना। जो महिलाएं प्रेगनेंसी होती हैं, उनको सोनोग्राफी करने के लिए पैसे नहीं रहते थे, तो उनको किसी का गैस भरवा के देना है, तो उनको आर्थिक मदद करना, ये सारी मदद में हम लोग आगे बढ़कर काम किए हैं, आज भी कर रहे हैं। और ये कोरोना जब तक रहेगा तब तक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जितना भी दे रही है वो काफ़ी नहीं है, लोग बहुत हैं और लोगों के नीड्स भी बहुत हैं। आज तक लोग अपने कमाई पे डिपेंड थे, आज कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं लोग कि सरकार ने उनको मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो मदद दे रही है वो लोगों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, वो काफ़ी भी नहीं है। इसके लिए हम जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को, NGOs को, आंदोलनों को आगे आकर लोगों को बचाए रखना, लोगों को ज़िंदा रखना, लोगों को स्वस्थ रखना, खास बोलकर जो देश के और मुंबई के बस्तियों में रहने वाले 95% गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए हमारा संघर्ष, हमारा जद्दोजहद चालू है। जमीला बहन, आपने समाज के लिए बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। 17-18 साल आपने ज़िंदगी अपनी समाज के लिए दी, लेकिन अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस कार्य के दरमियान आपको आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आपके करीबी दोस्तों ने आपके साथ कैसे सपोर्ट किया। ये करीबी दोस्त है कौन, ये भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं लेती हूँ मेरे पिताजी को। जब मेरा घर टूटा तो मेरे पिताजी मुझे मिलने के लिए आए थे। उनको हमने बताया नहीं था कि हमारा घर टूटा है, वो ऐसे ही मुझे मिलने आए थे। तो उन्होंने देखा घर टूटा है तो उन्होंने बोला नहीं, अभी यहाँ पे रहने का नहीं है, अभी बच्चों को लेके हम निकल जाते हैं, आपके लिए हम घर अरेंज करेंगे गांव में, आप वहीं पे रहिए, वहीं पे ज़िंदगी गुजारिए। तो लेकिन उस दौरान हमारी मीटिंगें लगातार होती थी घर बचाने के लिए, और लगातार मेधाताई का बस्ती में आना और भी कार्यकर्ताओं का बस्ती में आना और मीटिंग लगाना, लोगों को समझाना, ये चल रहा था। तो एक दिन मीटिंग था, मैं उस मीटिंग में मुझे बात करना था लोगों के साथ में, और लोगों के साथ में बात रखनी थी, आगे की रणनीति हमारी क्या होगी इसके साथ में। तो मेधाताई आए हुए थे, हम साथ में खड़े हुए थे, मेरे पिताजी भी उस दिन मीटिंग में आए हुए थे। तो मैंने लोगों के सामने अपनी बात रखी, आगे की रणनीति की बात रखी। उसके बाद हम आगे की सोच के लिए सब लोगों ने इतना जोश से साथ दिया हमारा, उस मेरे भाषण से लोगों ने भी बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने देखा
उसके बाद घर पे आने के बाद मेरे पिताजी ने बोला कि अब आपको गांव आने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको यहाँ लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। उस वक्त पे मेरे पिताजी ने मेरे दोनों बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी लड़की तो दूध पीती थी उस वक्त पे, उन दोनों को लेकर मेरे पिताजी गांव चले गए और मुझे बोले आपकी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत यहाँ वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आपके दोनों बच्चों को हम संभालेंगे, आप लोगों की अधिकार की बात करो, लोगों को घर दिलाने की बात करो। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए कि मेरे पिता और मेरे माँ बाप दोनों ने मिलकर मेरे बच्चों को संभाले। उसके बाद मेरे पति तो मेरे सपोर्ट में है ही, और साथ साथ मेरी सास बहुत अच्छे हैं और वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं। लोगों की मदद करने के लिए वो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे मौका देते हैं कि सारा काम मैं कर लेती हूँ, आप जाइए, आप उनकी मदद कीजिए, आप उनका सर्वे कीजिए, आप उनकी बात कीजिए, आप मोर्चे पे जाइए। दिल्ली गली कोई ऐसा जगह नहीं है हम गए नहीं हैं, हम सैकड़ों बार दिल्ली जा चुके हैं। जंतर मंतर पे कहीं महीनों तक हम लोगों ने वहाँ पे रोड पर अपनी रातें गुजारी है। वहाँ पे वो बैरिकेड के ऊपर हम लोगों को, बैरिकेड हमारे सामने रहता था और सामने रोड के बाजू में हमें सोना पड़ता था। हमारे अधिकारों को, देश के अलग अलग लोगों के अधिकारों के लिए भी हम भोपाल गैस कांड से लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर मुंबई महाराष्ट्र FDI के ख़िलाफ़ रहने दो या कोई भी बड़ा कानून, SEZ की बात अभी कर रहे थे, तो SEZ का भी बहुत बड़ा संघर्ष हम लोगों ने किया है। और SEZ को यहाँ से भगाने में या SEZ को यहाँ से फेल करवाने में भी हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया और उसमें हम सहभाग रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे संघर्षों में हमारा साथ रहा है। और रही बात परिवार से, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। दोस्तों की बात कहूँ तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं। पहली बात, दोस्त कम है क्योंकि हम हमेशा किसी के भलाई करने में या किसी समस्या को सुलझाने में सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो वहाँ पे दोस्त कम मिलते हैं और कार्यकर्ता के रूप में दोस्त मिलते हैं। और वो हमारे दोस्तों में से सुशीला पटेल, शबनम खान, राबिया शेख, उसके बाद शेलके सावित्री शेलके, रिहाना खान, रिहान भाई और संतोष थोरात, जो मैं अभी उनको भाई मानती हूँ, हर साल राखी बांधती हूँ। हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जहाँ पे किसी की ज़रूरत पड़े या किसी की मदद करने की वक्त आ गए तो बिना सवाल करे मदद करने वाले कुछ ऐसे दोस्त हैं। लारा जेसानी हैं, बिलाल खान हैं और अखिलेश भाई हैं और अनिल हेब्बर जी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बिना सवाल किए लोगों की हालत जानकर उनके घर तक मदद पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों की भी हमको बहुत ही मदद मिली है और हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए भी और समाज के लोगों की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी। जमीला बहन, आपकी तो सारी ज़िंदगी, लगभग आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो आपकी आंदोलन में चली गई। अब आंदोलन से थोड़ा बाहर आते हैं और हमारे दोस्त भी ये जानना चाहेंगे कि जमीला बहन के अंदर जो जमीला बेगम है, जो जमीला बेगम वो लड़की या वो एक शख्सियत जो जानना चाहती है दुनिया को, एक अलग नज़रिए से देखना चाहती है, अलग नज़रिए से देखती है आपके शौक़ के बारे में। हमारे दोस्त ये भी जानना चाहेंगे, हमारे जो छोटे दोस्त हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो देखना चाहते हैं कि एक आंदोलन की कार्यकर्ता एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किन चीज़ों का शौक़ रखती है, कि आपको शौक़ के लिए कभी मौका मिलता भी है या नहीं, ये भी आप हमारे दोस्तों को बताइए। आपके शौक़ ऐसे जो आज तक किसी ने आपसे ये सवाल नहीं पूछा होगा, शायद हम वो पहली बार सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सज्जाद भाई, ये बात सच है कि आज तक किसी ने ये सवाल किया ही नहीं और मुझे लगता है कि हमने कभी ऐसा मौका भी दिया नहीं। ऐसा भी हमें कभी कभी लगता है क्योंकि हम पूरी मैं जब 18 साल की थी, आज मैं 38 इयर्स की हूँ। इस बीच में हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि कभी ये मौका ही नहीं दिया किसी को ये पूछने का, क्योंकि हम इतने काम में बिज़ी थे, इतने सारे मुद्दों के बारे में बात करते थे। तो जो भी हमारे साथ में जो पत्रकार आते थे, जो भी लोग हमारे जो बाहर के दोस्त हमारे साथ में मुलाकात करने आते थे, तो वो विषयों की बात करते थे, मुद्दों की बात करते थे, मुद्दों को सुलझाने की बात करते थे। लेकिन कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उनको भी लगा होगा तो भी शायद उनको वक्त नहीं मिला होगा। आप पहली बार अच्छा सवाल किए हैं और मुझे बोलना भी चाहिए। 18 साल की उम्र से लेकर 35 साल या 40 साल की उम्र वो होती है इंसान की जो वो बहुत कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को डेवलप करता है और आगे की ज़िंदगी के लिए कुछ रखता है।
ये उम्र होती है, ये उम्र में वो बहुत सारे सपने पूरे करता है। उसके लिए गाड़ी चाहिए या अच्छा घर चाहिए या अच्छी फ़िल्में देखनी चाहिए या परिवार के साथ में वक्त बितानी चाहिए, बच्चों के साथ में वक्त बितानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सपने इस उम्र में होती है जो मेरे भी हैं, लेकिन वो पूरा करने का वक्त मुझे नहीं मिला। और मैं कभी कभी अपने आप को ये वहाँ पे लेकर जाके देखती हूँ तो सोचती हूँ कि आई मिस ऑल दैट, मतलब वो सारे चीज़ों को मैंने खोया है। लोगों के अधिकार, लोगों की बातें, संघर्ष और देश के लोगों को, समाज के लोगों को, स्थानिक लोगों को, लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए हमने ये चीज़ें खोई है। लेकिन अभी ऐसा है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आता है पढ़ाई करना। पढ़ाई तो मैं तो सोचती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदी रहूँ तब तक मैं पढ़ाई करते रहूँ, चाहे वो कौन सी भी पढ़ाई रहे हो। मैं अभी 11वीं के बाद मैंने संघर्ष शुरू किया पढ़ाई के साथ साथ, और पढ़ाई भी शुरू किया संघर्ष के साथ साथ। हमारा एक नारा भी रहता है, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ। तो इसी तरीके से मैं 11वीं ख़त्म होने के बाद फिर मैंने अभी BSW इग्नो से कर रही हूँ। अभी लास्ट ईयर है मेरा, एक सब्जेक्ट मेरा बाकी है, वो ख़त्म होते ही मैं MSW करूँगी। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी MPhil करूँ या फिर PhD करूँ। ये हमारी ख्वाहिश है। पढ़ाई तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमारी जान है। और दूसरी बात ये है कि हमें फ़िल्म देखना पसंद आता है, वो भी बहुत जूने फ़िल्म देखना पसंद आता है, जैसे मदर इंडिया जैसे फ़िल्म्स होते हैं। और ऐसे फ़िल्म रोज़ी रोटी का संघर्ष है, इस तरीके के फ़िल्म्स देखना हमें पसंद है। और रही गाने तो आंदोलन के पसंद आते हैं, और एक दो गाने ऐसे भी हैं जो कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं हमें। और कोई आंदोलन का ऐसा गीत जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और ऐसा लगा हो कि शायद ये गीत हमारा, आपका, हर किसी का है, ऐसा आपको कोई गीत हो याद तो आप अपनी आवाज़ में सुना दीजिए। जी, हम हमेशा ये पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग रखकर हम अपने आप को कमज़ोर करने से अच्छा हम हर नेगेटिव के अंदर जो पॉजिटिव है उसको ढूंढने की कोशिश करने की मेरी हमेशा की आदत है। और मैं उसी आदत को ज़िंदा रखने के लिए, मैं अपने आप को हमेशा मोटिव रखने के लिए मैं हमेशा ये गीत गाते रहती हूँ। तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं पे स्वर्ग है उतार ला ज़मीन पर। तू ज़िंदा है, तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं पे स्वर्ग है उतार ला ज़मीन पर। ज़ार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। तू ज़िंदा है, तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं पे स्वर्ग है उतार ला ज़मीन पर। जमीला बेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पर आकर अपनी दिल की बात, वो बातें जो शायद आपके बारे में कोई नहीं जानता था, हम इतने बरस के आंदोलन में भी आपको उस तरीके से नहीं देख पाए, आज आपने वो सारी बातें हमारे लोगों के सामने, हमारे दोस्तों के सामने रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई और राकेश भाई का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मेरी खुद की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश किए हैं। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि चलो हमारी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुँचे।